ओके बच्चों, आज शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने इसमें तीन बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर यूजफुल देन कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो आइए समझते हैं बच्चों कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ज्यादा यूजफुल है इन कंपैरिजन टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो उसके कंपैरिजन में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। उसका रीजन ये है बेटा, जैसे कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि हम कूलम्स लॉ से जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शंस हम निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या थी कि वो चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ठीक है ना, उसमें कुछ ऐसा कोई डिस्कशन नहीं दे रखा कि हम बड़ी बड़ी बॉडीज का, जैसे एक स्फीयर है एक बड़ा सा, उसको चार्ज दे दिया, एक बड़ा सा दूसरा स्फीयर है उसको चार्ज दे दिया, उन दोनों को पास पास रख दिया। अब उनके इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की हम बात करें, उनके बीच के इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस की बात करें, तो वो हमारे लिए उतना आसान नहीं होता कि हम कूलम्स लॉ से उसको हम कैलकुलेट कर पाए, कूलम्स लॉ के बेस पर हम उन चीजों को समझा पाए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम किसी भी तरह के इंटरेक्शंस, चाहे वो लार्ज हो स्मॉल हो, उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये यूजफुलनेस है, ये एक डोमिनेंसी है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की ओवर द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट्स व्हाई आपने देखो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो अब जितनी भी चीजें हैं उनको अब समझाने की कोशिश की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ कूलम्स फोर्स। ठीक है ना, यहां भी हम फोर्सेस की बात करेंगे, ऐसा नहीं है यहां फोर्सेस की बात नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर फोर्सेस की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो ये एक यूजफुलनेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, अब बात समझते हैं कि बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, कहां से कैसे करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो एक मैं आपको एक जनरल सी बात बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कोई एक हमारे पास चार्ज रखा हुआ है, हमारे पास कोई चार्ज रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी कि ये दूसरे ही चार्ज को, सेम टाइप की कोई चीज होगी, कोई भी चार्ज होगा जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो इस पे कोई फोर्स लगाएगा। तो इसके आसपास का वो रीजन, इसके आसपास का वो रीजन, इसके आसपास का वो रीजन, जितने रीजन में, इसके आसपास का वो रीजन कि जितने रीजन में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आए, कोई दूसरा चार्ज लेके आए, तो वो चार्ज एक फोर्स फील करे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन, वो स्पेस, जिस स्पेस में अगर हम दूसरे किसी चार्ज को लेके आए तो वो दूसरा वाला चार्ज कोई फोर्स महसूस करे, या तो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का। तो वो सारी जगह, वो सारा एरिया, वो सब कुछ, वो कहलाता है बेटा, वो पूरी जगह कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जगह क्या कहलाती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम पूरे एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा एरिया, पूरा वॉल्यूम, पूरा वो जो पूरा रीजन, आसपास की वो सारी जगह जहां तक इस चार्ज की वजह से कोई भी दूसरा चार्ज एक फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, वो पूरा रीजन कहलाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने पढ़ा होगा कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है बेटा। देखो क्यों, जैसे अगर न्यूटन की हम बात करें तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन कहता था कि एक दो मासेस रखें m1 और m2, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और इनका न्यूटन साहब का कहना था कि इसमें जो इनके बीच में मीडियम है, जो स्पेस है, उसकी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, फोर्स डायरेक्टली इसके ऊपर लगता है।
फोर्स डायरेक्टली जैसे फोर्स है इमीडिएटली इसके ऊपर लगेगा। मतलब अगर इस बॉडी को यहां से डिस्प्लेस कर दूं, इधर डिस्प्लेस कर दूं या फिर इस बॉडी को इधर डिस्प्लेस कर दूं, तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये फोर्स कितनी देर बाद दोबारा लगना शुरू होगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये फोर्स इमीडिएटली लगेगा, कोई देरी नहीं होगी इसमें। यानी कि उनका कहना यह था कि फोर्स डायरेक्टली लगती है और उसमें स्पेस का कोई काम नहीं है, इमीडिएटली फोर्स लगती है, दो मास एक दूसरे के पास है, फटाफट फोर्स लगेगा। लेकिन बच्चों कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्होंने बताया, ये फैराडे साहब ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया था, माइकल फैराडे ने फील्ड कंसेप्ट दिया था। इन्होंने कहा कि कोई भी एक चार्ज जब रखा होता है तो ये अपने आसपास के स्पेस को चेंज करता है, ये आसपास के स्पेस को चेंज करता है, और ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने के लिए इस स्पेस की, जो स्पेस है अराउंड द चार्ज, वो उसकी हेल्प लेता है। तो यहां से पहले ये इस स्पेस को चेंज करेगा, ये स्पेस चेंज होते होते फिर इसको चेंज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे या अकॉर्डिंग टू फील्ड कॉन्सेप्ट, एक फोर्स दूसरे फोर्स तक लगने में, दूसरे बॉडी पर फोर्स लगने में कुछ समय लग सकता है, हो सकता है कि कुछ टाइम लगे। लेकिन न्यूटन में हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन मैकेनिक्स में, कि भाई ये दो फोर्स m1 और m2 के बीच में इमीडिएटली लगते हैं, यहां से इसके ऊपर फोर्स लगने में कोई समय नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन इन्होंने हमें ये बात एक्सप्लेन करी, नहीं ऐसा नहीं है, यहां से यहां तक फोर्स लगने में समय लग सकता है, क्योंकि ये पहले फील्ड को चेंज करता है। और न्यूटन साहब ने तो कहा कि इसके बीच में कोई फील्ड जैसी चीज होती नहीं है, इन्होंने तो कोई इस बारे में बात ही नहीं करी थी, लेकिन इन्होंने हमें इस बात को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? तो चार्ज अपने आसपास का जो स्पेस होता है उसमें कुछ चेंजेस करता है, उसको चेंज करता है, और ये चेंजेस धीरे धीरे ट्रांसमिट होते हुए दूसरे चार्ज पे लगते हैं। ठीक? और एक और डिफरेंस था बेसिकली, अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो फोर्सेस थे वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, 1/r² के। लेकिन यहां पर आगे हम पढ़ेंगे बेटा मोशन ऑफ चार्ज, उसमें पढ़ेंगे कि जो फोर्स लगता है चार्ज पर वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। खैर वो चीजें तो आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही कि हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो किसी भी आसपास के चार्ज का, किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन, जिस रीजन में अगर हम दूसरा चार्ज लेकर आए तो वो फोर्स महसूस करे, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगे, तो वो सारी जगह कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मैं एक क्वांटिटी हूं, ठीक है ना, तो अगर मैं क्वांटिटी हूं और सपोज मैं एक चार्ज हूं, तो मेरे आसपास की वो सारी जगह है, जिस जगह में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आया जाए तो उस चार्ज पे भी क्या लगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाए, तो वो सारी रीजन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज बच्चों मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पर ये मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, और मुझे इससे r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सपोज मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये चार्ज है, इस चार्ज को बोलेंगे सोर्स चार्ज। जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं उस चार्ज को बोला जाता है सोर्स चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, एक बहुत नन्ना सा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बस जीरो ना हो, लगभग जीरो जितना ही हो लेकिन जीरो ना हो,
आप समझ सकते हो, इमेजिन करो कि बहुत स्मॉल चार्ज। अब आपको सर बहुत स्मॉल चार्ज तो सबसे छोटा तो पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन से छोटा तो पॉसिबल नहीं है, तो हाँ इलेक्ट्रॉन से भी छोटा, हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा चार्ज यहां पर प्लेस करेंगे, तो क्या जरूरत पड़ेगी सर ये यहां पर ये चार्ज है ये बहुत स्मॉल ही ले, बड़ा चार्ज भी तो ले सकते हैं, कौन रोकने बैठा हुआ है। तो बहुत छोटा चार्ज इसलिए लेंगे ताकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना हो, ये चार्ज इतना छोटा हो कि इसका खुद का ही इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना हो, ताकि ये इस चार्ज को डिस्टर्ब ना कर दे, ताकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चार्ज को डिस्टर्ब ना कर दे। तो इसलिए वो बहुत छोटा सा वाला जो चार्ज है वो यहां पे रखेंगे, और इस पॉइंट पर अपन फिर क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही इस पॉइंट पर, दूसरा चार्ज हम लेके आए तो इस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स को, इसको बोलते हैं हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कन्वेंशनली इसको पॉजिटिव लेते हैं और टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको। तो जब भी हमें इससे r डिस्टेंस पे हमें निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसे डिफाइन किया गया है। यानी कि किसी भी चार्ज के आसपास किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करें कि वहां पर एक बहुत छोटा सा चार्ज प्लेस करें, ठीक है, बहुत छोटा चार्ज जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना हो, जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से इस सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे, उसको प्लेस किया, फिर उस पर हमने फोर्स कैलकुलेट किया, तो वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहलाता है बच्चों, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बराबर आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट around the source charge, electric field at any point around the source charge is the electric force acting per unit test charge, electric force acting per unit test charge। तो बच्चों ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जितना समझ में आया उसको, कुछ बातें हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वो अपने को याद रखनी है, फटाफट करके देखते चलो। सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो होती है बेटा, whose direction is always from positive charge to negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री होती है इसके अंदर, स्फेरिकल सिमेट्री यानी कि यहां से इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे हर डायरेक्शन में, किसी भी तरफ, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना बेटा इस बात को। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, छोटे छोटे पॉइंट है, फटाफट देखते चल रहा है इसको। सेकंड पॉइंट, SI unit of
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, जिसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट क्या होगी बच्चों? न्यूटन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसका निकलवाए, डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ऊपर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t-2, नीचे चार्ज का होता है AT, A स्टैंड्स फॉर एम्पियर, तो ये हो गया ml t-3, ये t ऊपर चला जाएगा और A ऊपर जाएगा, ml t-3 A-1। थर्ड पॉइंट, मान लो ये कोई सोर्स चार्ज है, मान लो ये कोई सोर्स चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E। ठीक, यहां पे सपोज हमने चार्ज रख दिया Q, यहां पर हमने कोई चार्ज रख दिया Q, तो देखो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पे इस चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी नहीं है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि ये सर चार्ज Q ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ये चार्ज यहां रखा है Q, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज का। ठीक, तो F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। तो कितना फोर्स लगता है? जैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखे हम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे हमने चार्ज रखा Q, तो किसको कैसे याद रखेंगे? जिस चार्ज को रख रहे हैं वो चार्ज इनटू वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। अब देखो ये जो चार्ज हमने रखा है ये हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो। तो देखो बेटा, अगर ये चार्ज इफ Q इज पॉजिटिव, इफ Q इज पॉजिटिव, तो फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू प्लस QE, F इज इक्वल टू प्लस QE, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। और अगर यहां जो चार्ज रख रहे हैं ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स क्या आएगा? माइनस QE। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। देखो मैं समझाता हूं, ये बात समझ में आ गई? चलो डी पॉइंट को मैं एक बार और समझाता हूं, देखो दोबारा समझो डी पॉइंट को। जैसे मैं बात करूं आपसे, ये ऐसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो जो उस पर फोर्स लगेगा वो QE फोर्स लगेगा, और वो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करने लगेगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज लूंगा, नेगेटिव चार्ज, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर, इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस QE। ये मतलब था कहने का, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट, कुछ ऐसा होता है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहां पर, ऐसे चारों तरफ हर डायरेक्शन में, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, ये बीच में, इधर, जितनी भी डायरेक्शंस हो सकती हैं, हर तरफ क्या होगा, अवे फ्रॉम। और नेगेटिव चार्ज में ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की पास आता है। जैसे मैंने यहां पर सोर्स चार्ज में प्लस क्यू रखा और मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। अगर मैं माइनस क्यू चार्ज रखूं, सोर्स चार्ज माइनस रखूं और इस पॉइंट पे बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, ठीक है ना। 6 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए माइकल फैराडे ने बताया था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। आगे आने वाले आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इसको पूरे डिटेल में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहां पे चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। ये देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन सकता है, ठीक। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन सकता है, ठीक है। ये चार तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, मान लो। तो जो एरो है, एरो की डायरेक्शन बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इन लाइंस के बीच की जो गैपिंग है उससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये गैपिंग ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, और ये गैपिंग कम है, पास पास है, क्राउडेड लाइंस हैं, बहुत पास पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को दिमाग में रखूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे हम। तो इसमें मैग्नीट्यूड कैसे पता कर रहे हैं हम, इन लाइंस की क्लोजनेस पर बेस्ड है इसका मैग्नीट्यूड, कि क्राउडेड लाइंस होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और दूर दूर होंगी लाइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम बात करते हैं, मैं आपसे पूछूं अगर एक सेकंड को, बेटा बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप देखोगे ये सर, देखिए डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, और इन लाइंस के बीच में जो गैपिंग है वो भी सेम है, मैंने सेम बनाने की कोशिश करी, वो भी सेम है। तो आपने क्या लिखा, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे आओ तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, सोचो। यस, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि देखो लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, गैपिंग बढ़ती चल रही है ना। हाँ, तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ हमारा नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात। तो E इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ना तो इसमें बेचारे में मैग्नीट्यूड ही सेम है और ना ही डायरेक्शन सेम है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने के लिए क्या चीज चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया। अब इस पे बात कर लो बेटा, ये कैसा है? सर इसमें गैपिंग तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो इसमें क्या है? इस वाले में क्या था? डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन सर डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है। तो क्या आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है यूनिफॉर्म कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? ये नॉन यूनिफॉर्म। कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। फोर्थ केस पे आगे देखो, इसमें क्या है? डायरेक्शन सेम, लेकिन आप देखो इनकी जो गैपिंग है, कहीं लाइंस क्राउडेड है, कहीं फैली हुई है, दूर दूर है। तो ये डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है? ये भी कैसी हुई बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए क्या स्ट्रिक्टली हमें क्या चीज ऑब्जर्व करनी है कि सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, अच्छा इमेजिन करो अगर किसी जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म, ठीक है। और हम उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रख दें प्लस क्यू, एक चार्ज रख दें प्लस क्यू, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मान लो इसका चार्ज Q और मास है उसका m। चार्ज है तो मास तो हो गई, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट आएगा, नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स लगेगा तो चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा, स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो उसमें क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं QE अपॉन m, एक्सेलरेशन को QE अपॉन m। अब देखो इसमें क्या बात फोकस करनी है अपने को। अपना चार्ज फिक्स है भाई, चार्ज की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही, क्योंकि भाई चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड, चार्ज तो स्पीड पर डिपेंड करता ही नहीं है। बढ़िया, मास भी फिक्स है, ठीक। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं मान के चल रहे हैं, नहीं तो मास स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन हम इसमें मान के चल रहे हैं कि स्पीड इक्विवेलेंट टू लाइट नहीं है ना। अगर इक्विवेलेंट टू लाइट होगी तो मास भी वेरी कर जाएगा। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रख दिया बेटा? यूनिफॉर्म। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर मूविंग चार्ज? इस चलते हुए चार्ज के लिए क्या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। और जब भी कोई चार्ज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है, जब भी कोई चीज, चार्ज ही क्या कोई भी चीज जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है
तो उसके मोशन से रिलेटेड क्वांटिटीज को डील करने के लिए आपको याद हो हम यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। हेंस इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो देखो बेटा अब इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसी हो जाएंगी फिर देखो v इज इक्वल टू u प्लस at और a की जगह क्या लिख दें QE अपॉन m। QE अपॉन m तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a कितना QE अपॉन m t स्क्वायर। ठीक v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a QE upon m। Hence equations of motion can be applied if electric field is uniform। if electric field is uniform। समझ आया बच्चों? अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको जैसे स्केलर में सॉल्व करना होगा तो स्केलर को बता दूंगा मैं, वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व करते हैं इसको। मालूम नहीं ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ये आपका हो गया ओरिजिन। ठीक है इस पॉइंट का नाम हो गया O। ठीक अब यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक इस चार्ज की वजह से हमें किसी पॉइंट P पर, इस चार्ज की वजह से हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस चार्ज की पोजीशन हमें दे दी गई, मान लो ये इसका पोजीशन वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर है r1, इसका पोजीशन वेक्टर है r1। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर है मान लो r2। ठीक है इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेट अस सपोज दैट इज r। ठीक now we have to find out the electric field due to charge q at point p, at point p। ठीक चलो निकालते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज इमेजिन करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इमेजिन कर दिया। ठीक है टेस्ट चार्ज इमेजिन कर दिया। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हम इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में लगेगा Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है r। तो ये तो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है फ्रॉम Q टू P और ये डायरेक्शन किसके अलोंग है r वेक्टर के अलोंग। तो इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ r।
इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज किया नहीं इसमें 1 की वजह से, 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन किसके अलोंग आ गई, अलोंग आर। और आप जानते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे, अवे। ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, ठीक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर के क्यू क्यू नॉट यूनिट वेक्टर की जगह है, आपको पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऐसे लिख लो। तो मैग्नीट्यूड पहले आर स्क्वायर है, एक और आर आएगा तो ये आर क्यूब, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया इन दोनों के बीच में। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड we know that E is equal to Fe upon Q naught, Fe upon Q naught, Fe की वैल्यू रख दो, K Q Q naught upon R cube into R vector upon Q naught, Q naught से Q naught कैंसिल, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू अपॉन, चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, चाहो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लो, इस वाले में जिसमें नीचे की तरफ क्यू आता है, के क्यू अपॉन आर क्यू, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नोट करो उसको अच्छे से, हो गया नोट। आगे देखो, देखो और इसको कैसे लिख सकते हैं, हो सकता है आपको आज ना दिया हो, आपको क्या दिए हो, R1 R2, इसका पोजीशन और इसका पोजीशन ये दिए हो, तो कैसे करोगे, तो देखो हमने निकाला E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक। अब देखो अगर आपको वेक्टर एडिशन याद हो, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर जगह आता है। तो अब देखो पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, पहले की टेल से दूसरे के हेड तक जो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या मैं इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से इसको ये लिख सकता हूं, R1 प्लस R इक्वल्स टू R2, R1 प्लस R इक्वल्स टू R2, मुझे क्या चाहिए R, ये किसकी हेल्प से निकाला हमने, बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। तो R की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम, देखो जरा ध्यान से, R इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ये जगह गिर रहा है, हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो R की जगह हम R2 माइनस R1, तो देखो और देखो R2 और R1 के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले जनरल कर लेते हैं एक बार, E इज इक्वल टू
के क्यू अपॉन आर क्यूब का मैग्नीट्यूड, आर क्यूब का मैग्नीट्यूड। और आर वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं। और देखो, और R2 R1 ना देके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, लेट अस सपोज कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, तो कोऑर्डिनेट्स देंगे तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए आपको इस पॉइंट के x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए x2 y2 z2, x2 y2 z2, तो R2 माइनस R1 को आप कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर क्यूब। देखो पहले इसको लिख लेते हैं R, तो R2 को लिखेंगे हम लोग, R2 को x2 i कैर प्लस y2 j कैर प्लस z2 k कैर, ये R2 हो गया। R1 क्या हो गया, x1 i कैर y1 j कैर प्लस z1 k कैर, ठीक है। अब आपको R2 माइनस R1 अगर लिखना पड़े इसकी जगह, इसको हम रिप्लेस करेंगे तो R2 माइनस R1 लिखेंगे, तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो जो हो गया देखो x2 माइनस x1 i कैर प्लस y2 माइनस y1 j कैर प्लस z2 माइनस z1 k कैर, ये इधर लिखा है मैंने प्लस z2 माइनस z1 k कैप, जगह कम थी थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो ये R2 माइनस R1 आ गया, इसको पुट कर देंगे यहाँ। अच्छा, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, यानी कि R2 माइनस R1 मींस R वेक्टर, R वेक्टर मैग्नीट्यूड R कैसे लिखेंगे, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जानते हो किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k कैप का स्क्वायर। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बस R2 माइनस R1 की वैल्यू पता चल गई, R की वैल्यू पता चल गई, इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक और फॉर्मेट आ जाएगी हमारे पास, देखो क्या आ जाएगी, देखो क्या फॉर्मेट आएगी, ऐसी शक्ल आ जाएगी। अब E इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर क्यूब, यानी कि इसका क्यूब, तो ये हो गया आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2, और 1/2 को क्यूब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू R2 माइनस R1, x2 माइनस x1, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो बच्चों ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जहां पर q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2 z2। अब सपोज करो इफ सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, अगर सोर्स चार्ज कहां रखा हुआ है बच्चों, ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो ओरिजिन पे रखा हुआ है तो x1 इक्वल्स टू 0,
y1 इक्वल्स टू 0, z1 इक्वल्स टू 0। ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे, लिख दो। E इज इक्वल टू KQ x2 I कैप, यहां y1 0 कर दिया तो ये हो गया y2 j कैप, z2 0 कर दिया, वो z1 0 कर दिया तो z2 k कैप अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x1 तो हो गया 0, तो x2 का स्क्वायर प्लस y1 तो हो गया 0, y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, होल टू द पावर 3/2। समझ आया? इसको ऐसे लिख लो, KQ x2 I कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप, मतलब किसी भी तरह से लिख सकते हो आप। अंडर रूट ये y2, ये गलती से ये z1 लिख गया, z1 तो 0 हो गया z1 तो 0 हो गया, y1 0 हो गया, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर होल का क्यूब। ठीक, ये कंडीशन कौन सी चल रही है? जब सोर्स चार्ज को अगर हम किस पे रख दें, ओरिजिन पे। देखो अब वापस कैसे और पीछे चलते हैं, देखो अब अगर आप याद करो तो जैसे हमने शुरुआत करी थी, वापस से डायग्राम बनाते हैं कि सोर्स चार्ज अब कहां आ गया, यहां पर x1 0, y1 0, z1 0, ये कोऑर्डिनेट्स, ये R2 था, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे अपने पास, x2 y2 z2। ठीक है, तो देखो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू KQ, तो x2 I y2 I कैप z2 k कैप, तो ये क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका क्यूब। कब, व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन। मेडिकल में तो ये क्वेश्चन आता है, जनरल इजी क्वेश्चन आता है कि सोर्स चार्ज को ओरिजिन पे रखेगा, लेकिन जेई में कम चांसेस है कि सोर्स ओरिजिन पे रखे। यहां क्या, अब अगर आप अब इसको कुछ भी मान लो, आप R2 को R लिख लो, कुछ भी जैसे चाहे वैसे लिख लो, ये आ गया आपके पास। ठीक, और स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्केलर फॉर्म में E इज इक्वल टू KQ अपॉन R2 क्यूब। R2 क्या है, सोर्स चार्ज से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है उसकी डिस्टेंस। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर, और E इज इक्वल टू आ गया आपका KQ R2 यूनिट वेक्टर R2 का स्क्वायर। अगर आपको स्केलर फॉर्म में चाहिए, मतलब आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो आप हटा सकते हो इसको, इन स्केलर फॉर्म आप इसको ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q at a distance R2, at a distance R2. Let
सिंप्लिसिटी के लिए R2 को हम क्या लिख लेते हैं, R2 क्या लिख लेते हैं, R। तो E आ गया हमारे पास KQ अपॉन R²। ठीक है। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने पढ़ लिया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये E इक्वल्स टू KQ अपॉन R², KQ अपॉन R²। ये बात हमने पढ़ ली थी, यहां तक हमने पढ़ लिया था। और इसकी वेक्टर फॉर्म भी पढ़ ली थी हमने। वेक्टर फॉर्म इसको लिखा था E इज इक्वल टू KQ अपॉन R², R। या फिर इसका दूसरा फॉर्मेट वेक्टर में लिखने का दूसरा तरीका ये था कि इस यूनिट वेक्टर को गायब कर दो, यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रख दो, और नीचे पहले से R² है तो इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, KQR वेक्टर अपॉन R³। ठीक, ये कब, जब सोर्स चार्ज कहां पर है, ओरिजिन पर। सोर्स चार्ज कहां पर है, ओरिजिन पर। ठीक है, इतना पढ़ लिया था हमने। अब आगे देखते हैं। अब कुछ बातें हैं बेटा इंपॉर्टेंट जो अपने को याद रखनी है ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। देखो भाई क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहली चीज भाई E इज इक्वल टू KQ अपॉन R²। हम बात कर रहे हैं कि कोई एक चार्ज रखा है Q, इस चार्ज से R डिस्टेंस पर, जैसे जैसे R डिस्टेंस पे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा, कि दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा या बढ़ेगा, पास आएंगे तो कम होगा या बढ़ेगा। आओ चलो देखते हैं बेटा। अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि तो आपका कांस्टेंट है ही है भाई, के तो कांस्टेंट है ही है। सोर्स चार्ज भी आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। सोर्स चार्ज भी आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो वेरी क्या हो रहा है, डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे वेरी हो रहा है देखो आप, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R²। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R²। देखो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इफ R इंक्रीजेस, इफ R इंक्रीजेस, अगर R इंक्रीज कर रही है, ठीक है, चार्ज से दूरी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। इफ R डिक्रीजेस, इफ R डिक्रीजेस, अगर R कम होगा डिस्टेंस कम होगी, पास आएगा पॉइंट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, यानी कि चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और पास आएंगे हम चार्ज के तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। किस रेशियो में इंक्रीज होगी वो देखो, इफ R becomes n times, if R becomes n times, अगर R को n गुना कर देंगे then E becomes 1 upon n square times। यानी कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, इफ R डबल, तो E क्या हो जाएगा बेटा, 1/4। E क्या हो जाएगा, 1/4। बच्चों बात समझ आई, ठीक है। और समझो, अगर R को बिल्कुल बिल्कुल इस पॉइंट को बिल्कुल इसके पास है, बिल्कुल मतलब जस्ट उस पे तो नहीं लेकिन लगभग उसी के पास, R लगभग 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट। इसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इनफाइनाइट। और अगर ये डिस्टेंस, अगर हम इन्फिनिटी में चले जाएं, देखो यहां से पता चल जाएगा, इफ R 0 E इनफाइनाइट,
If R infinite, E becomes 0. E becomes 0. यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, चेंज करता है। अब हमसे बेटा इसका ग्राफ पूछा जाता है, इसका ग्राफ पूछा जाता है। देखो कैसे ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देखो कैसा ग्राफ बनता है, देखो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, x एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ले ली, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ले ली, इधर r ले लिया। तो देखो ध्यान से, जब r बिल्कुल लगभग 0 होगा, बिल्कुल लगभग 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से आ रहा होगा ऐसे, ऐसे यहां से आ रहा होगा, और जब r इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, है ना। देखो जब r बिल्कुल 0 हो जाएगा तो E इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब r इनफाइनाइट हो जाएगा तो E 0 हो जाएगा। यानी कि जब r 0 हो जाएगा, r इनफाइनाइट हो जाएगा, E 0 हो जाएगा। ये ग्राफ आएगा, ठीक। अब इस ग्राफ में अगर मेडिकल में बात करें तो यहां तक के लिए मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप जेई की बात करते हो तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो कैसे, क्या समझना पड़ेगा जेई के केस में। अब जरूरी थोड़ी है कि चार्ज पॉजिटिव ही हो, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है भाई। ये कोई गारंटी थोड़ी है कि जबरदस्ती थोड़ी है कि हमें पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ बनाना पड़े, हमें नेगेटिव चार्ज के लिए भी ग्राफ बनाना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस ले, पोजीशन ले, हम नेगेटिव एक्सिस में भी हमें लेनी पड़ सकती है पोजीशन। वही बात है कि नहीं है। तो देखो क्या क्या केस हो सकते हैं। पहला केस देखो, ग्राफ का पहला केस, तो पहला केस तो यही हो गया, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं, डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, तो कैसा ग्राफ आएगा, देखो वही सेम ग्राफ आ जाएगा अभी जैसा बताया था, ऐसा आ जाएगा। देखो यहां डिस्टेंस ले रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, है ना, और ये ऐसे ये ग्राफ आ जाएगा, ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक। चलो भाई, चार्ज कौन से लिया हमने, पॉजिटिव, प्लस क्यू, और डिस्टेंस कहां मेजर कर रहे हैं हम, यहां पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, और डिस्टेंस ऐसे, ये इस तरफ प्लस एक्स एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ। तो जब बिल्कुल यहीं पर r0 तो E इनफाइनाइट, और r इनफाइनाइट तो E0, इस तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं हम। तो इस तरफ बढ़ते हुए चले तो ग्राफ ऐसे, और उधर से आते हुए इस तरफ आए तो ग्राफ ऐसे, है ना। ओरिजिन से प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसे, पॉजिटिव डायरेक्शन से ओरिजिन की तरफ आएंगे तो ऐसे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, केस टू, केस टू हो सकता है कि इफ चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज तो पॉजिटिव है लेकिन डिस्टेंस हम किसके अलोंग ले रहे हैं, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, नेगेटिव में। तो अब ये चार्ज है, अब इसके नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे अपन, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होगी,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो जब हम इस वाले पार्ट में आके देखेंगे हम नेगेटिव, यहाँ ओरिजिन, इधर प्लस, इधर माइनस, तो इस तरफ जब हम आएंगे तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी यहां से यहां तक, कहीं भी आप देखो, कहीं भी पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो यहां पे खड़े होकर जब हम इसको देखेंगे कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव क्या है, तो वो ऐसे आएगा। ये डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव। यानी कि अगर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी मिलेगी, हमें नेगेटिव मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी, नेगेटिव। अच्छा, तो देखो आप जस्ट इसके पास में जब x टेंड्स टू 0 है तो E क्या होगा बेटा, टेंड्स टू इनफाइनाइट। कैसा इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट पे होगी x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो E क्या होगी बच्चों, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो E क्या होगी, 0। यानी कि इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। देखो फिर तो कैसा ग्राफ आएगा, बना लो ग्राफ। कैसी आनी है बेटा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव आनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर। ये प्लस x, ये माइनस x। अब देखो जब x बिल्कुल 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, इनफाइनाइट। लेकिन कैसे, माइनस की। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, किधर बढ़ रही है डिस्टेंस, माइनस एक्स एक्सिस में, यानी इधर माइनस एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है और इनफिनिटी पे क्या हो गया, 0। ग्राफ ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे। समझ गए, देखो जब x टेंड्स टू 0, E माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ऊपर प्लस का ये, नीचे माइनस इनफाइनाइट। और जब x माइनस नेगेटिव, माइनस इनफाइनाइट, तो आगे जाके इन्फिनिटी पे, कहीं इन्फिनिटी पे जाके E क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब हम पॉजिटिव चार्ज से इधर चले तो ऐसा ग्राफ, उधर चले तो ऐसा ग्राफ। ठीक है, और देखो 2 केस हो गए। और देखो और ध्यान से समझना बेटा। और देखो केस 3, केस 3, लेट चार्जेस नेगेटिव, लेट देयर इज नेगेटिव चार्ज माइनस q। अब माइनस q की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज और डिस्टेंस लेते हैं अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। अगले वाले केस में माइनस एक्स ले लेंगे, इसमें प्लस ले लेते हैं। देखो इसमें समझो पहले प्रैक्टिकली हुआ क्या, ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू रखा है। अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, देखो इस तरफ की डायरेक्शन पॉजिटिव, इस तरफ की डायरेक्शन नेगेटिव। ये बात तो समझ में आ गई। अब इस चार्ज के जस्ट पास में, इस चार्ज के जस्ट पास में बिल्कुल वही x टेंड्स टू 0 और E टेंड्स टू इनफाइनाइट। लेकिन कैसा इनफाइनाइट, कैसा इनफाइनाइट, टुवर्ड्स द चार्ज, इस तरफ टुवर्ड्स द चार्ज। देखो इससे जस्ट राइट साइड में, इस पॉइंट के जस्ट राइट साइड में, यानी कि माइनस क्यू के इस तरफ कहीं भी देखो आप, माइनस क्यू यहां रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा माइनस की तरफ आएगी। तो इस तरफ आएगी तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव। तो यहां पर बिल्कुल जस्ट पास में पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी तो इधर ही, और ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो एट x टेंड्स टू 0, E टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, E टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, और x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां हम चले जाएं इसको लेके इंफिनिटी पे, यहां हम इसको लेके चले जाएं इंफिनिटी पे, तो E टेंड्स टू 0, E टेंड्स टू
0। बात समझ में आई बेटा? अब इस कंडीशन को देखते हुए अब आप ग्राफ बना लो। कंडीशन क्या है? चार्ज नेगेटिव है और हमें एक्स एक्सिस के अलाउंग चलनी है। तो नेगेटिव चार्ज से जब एक्स एक्सिस के अलाउंग यहां पे आप कहीं भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वाले पूरे रीजन में टुवर्ड्स माइनस की होगी उस तरफ, और उस तरफ का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रहेगी? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रहेगी बेटा? नेगेटिव। तो देखो, और डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या है अपनी? पॉजिटिव। कैसा ग्राफ बनेगा आप देखो, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग कि भाई x पॉजिटिव रहनी चाहिए, e नेगेटिव रहनी चाहिए, यानी कि ग्राफ यहां इस पे आ जाएंगे हम, e नेगेटिव में आएगा, x पॉजिटिव में। तो हमें इन दोनों लाइनों के बारे में सोचना है। ऐसे आइडिया लगाएंगे कि ग्राफ कौन से कोऑर्डिनेट पे आएगा, इस वाले में जिसमें e नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। तो देखो e नेगेटिव ये वाली लाइन और x पॉजिटिव ये वाली लाइन। बस आप इसके बीच में अब आप अपना सोच लो कैसे बनेगा। देखो x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, e टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में, ऐसे यहां। दूसरा पॉइंट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, e टेंड्स टू 0, ये पॉइंट ऐसे ऐसे ग्राफ आ जाएगा आपका, ऐसे 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 आ जाएगा। समझ आई बात? देखो ऐसे, यहां से, ठीक। और देखो फोर्थ केस, फोर्थ केस क्या होगा? चार्ज भी नेगेटिव और डिस्टेंस भी क्या? नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज में इस तरफ इस रीजन में बात कर रहे हैं हम। तो जब इस रीजन में बात करेंगे और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से हमेशा, जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर होगी और ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? पॉजिटिव, यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, वो कैसा आएगा? प्लस का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव। तो नेगेटिव की तरफ जब आने की कोशिश करेगी तो डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। लो आगे बात कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट, e टेंड्स टू 0, और जब x टेंड्स टू 0, ये x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, और x टेंड्स टू 0 तो e टेंड्स टू इनफाइनाइट। बिल्कुल इसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम। ग्राफ बना लो, कैसा चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड? उस तरफ का। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या है? उस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें पॉजिटिव का, तो ये वाली लाइन को कंसीडर करेंगे। और डिस्टेंस कैसे चाहिए हमें? इस तरफ बात कर रहे हैं, नेगेटिव। तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा? कैसा ग्राफ आएगा? x इज इक्वल टू 0 लगभग, तो e माइनस इनफाइनाइट। जैसे जैसे x बढ़ेगा e कम होता जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, e क्या हो जाएगा? 0, यानी कि इसी लाइन पे रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया? हमें कौन कौन सी लाइन देखनी है? माइनस एक्स प्लस ई, माइनस एक्स ये हो गया, प्लस का ई ये हो गया। अब इसमें देखना है कि x इनफाइनाइट तो e 0, ये पॉइंट हो गया, x 0 तो e इनफाइनाइट, ये पॉइंट हो गया। आया समझ में? नोट करो इसको अच्छे से, अच्छे से नोट करो। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक। तो ग्राफ बनाना सीख गए। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और यही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, यही कॉन्सेप्ट, इसी से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना इस बात को। चलो हम पढ़ रहे थे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगला
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, किसी एक पॉइंट चार्ज पर, किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे चार्ज हैं, ये बहुत सारे चार्ज हैं, ये Q1, Q2, Q3, Q4, सो डैश Qn, बहुत सारे चार्ज हैं। इसकी डिस्टेंस यहां से आपका ये डिस्टेंस होगी आपकी R1, R2, R3, ऐसे करके Rn, ठीक है ना। तो जब बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सीधा सिंपल सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। जैसे A1 इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 यूनिट। जैसे सेकंड वाले की वजह से A2 KQ2, ये कैपिटल बना दिया मैंने, उसमें स्मॉल लिया है, तो KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर। ऐसे करते चलोगे तो n चार्जेस है तो कितना आ जाएगा, En KQn Rn R। सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और इन सब का वेक्टर सम कर दो। बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कहता है पहले सबके वजह से इंडिविजुअल निकाल लो और फिर इन सब का क्या कर दो, वेक्टर सम। ये आ जाएगा वेक्टर सम, KQ1 R1 स्क्वायर R1 यूनिट वेक्टर, ऐसे करके ये कहां तक KQn Rn का स्क्वायर Rn यूनिट वेक्टर, सबको ऐड कर लो, आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो K है इसको बाहर ले लो, उसके बाद Q1 R1 R यूनिट वेक्टर अपॉन R1 का स्क्वायर, इस तरह से इसका पूरे का समेशन कर देना। ठीक है बच्चों, तो हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 2 पॉइंट पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ लिए ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक,